मजा आ गया उस दिन, है ना? कैसा मुन्ना? परवेज सेठ, कुछ पसंद आया? रंबा, सेठ को लेकर जाओ। अरे हाँ नूरी भाई, मेरे बबलू को भूखा मत रखना। छोटे साहब, कोई खास फरमाइश? मुस्कान, सेठ को लेकर जाओ। सर, परवेज भाई हर दूसरा दिन बाबलू को वहाँ ले जाता था। हेलो सुहाना, बाबलू, कहाँ पहुँचे? 2 दिन में पहुंच रहा हूँ मैं। एजेंट लोग से बात हुआ जो बॉर्डर पार कराएगा? और पोर्शा का इंतजाम हो गया? हाँ, सब हो जाएगा। मैं थोड़ी देर में कोलकाता के लिए निकल रहा हूँ। ठीक आचे, मैं इंतजार कर रही हूँ। पूरी हिस्ट्री निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाईलाइट सुन लो। बोलते रहे टोनी साहब, लिंक रोड पे एक डांस बार हुआ करता था, लचक नाम का। डांस पर बैन लगने के बाद वो अब सुरीली बार बन गया। ठीक है, पता है मुझे। साहब, ये डांस पर बैन लगने से पहले ये नजमा शेख लचक बार में डांसर थी। तेरी हाईलाइट क्या है बता। सारे डांस बार पर बैन लगने के बाद लचक बार की सारी लड़कियां दुबई, लंदन, मलेशिया चली गई, लेकिन ये नजमा नहीं गई सर। वो इधर मुंबई में क्रिकेट की बुकी बन गई। सुना है वाहुम पकड़ती उसकी गेम पे। बहुत नोट छापे उसने। क्या बात है, बार डांसर से डायरेक्ट क्रिकेट की बुकी? अभी तक इतना ही पता चला है, बाकी अपनी फील्डिंग चालू है। सुन टोनी, अभी हम लोग एक आदमी से मिलने जा रहे हैं, नाम है परवेज आलम। अंजेवाड़ में उसकी गिफ्ट की दुकान थी। नजमा का खूनी बबलू ये परवेज के लिए काम करता था, और नजमा और परवेज के बीच कोई तो कनेक्शन था। क्या कनेक्शन था ये पता कर और मुझे फटाफट बता दे। ओके, ठीक है सर। बार डांसर से डायरेक्ट क्रिकेट की बुकी। ये बबलू नजमा के लिए कैश ले जाता था। लेकिन बबलू के बाप का कहना है कि बबलू तो परवेज के लिए काम करता था। सर, परवेज आलम। सर, मेरा एक वर्कर नजमा जी के बिल्डिंग के पास से गुजर रहा था। वो वहाँ के वॉचमैन को जानता है। उसी वॉचमैन ने उसको बताया कि बबलू ने मर्डर कर दिया। ये बबलू तुम्हारे लिए काम करता था? जी। और ये नजमा जी के लिए भी काम करता था? हाँ। और तुम दोनों साथ साथ काम करते थे, तुम और नजमा शेख? हम साथ थे। साथ थे का मतलब? बिजनेस में पार्टनरशिप थी हमारी, मेरे गिफ्ट आर्टिकल शॉप में। ये आप दोनों की पार्टनरशिप शुरू कब हुई? नजमा जी के तलाक के पहले या उनके तलाक के बाद में? वो मेरी गिफ्ट आर्टिकल शॉप पर आया करती थी। मम्मा, मुझे यही चाहिए। क्या? ये देखो। अदीबा, ऐसा है ना तुम्हारे पास? एक्सक्यूज मी, बेटा आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं? एक मिनट। बबलू, घर में जाके बताओ। वो वाला देना। ये देखिए, एक डॉल के लिए डॉल। इसमें बहुत सारे कपड़े भी हैं, आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। हेयर ड्रायर है, टूथब्रश है, आईना है, और ये इतने सारे ड्रेसेस। मम्मा, मुझे यही चाहिए। बबलू, पैक कर दे इसे। थैंक यू। वो मेरी रेगुलर कस्टमर बन गई। फिर उन्हीं से पता चला कि उन्हें भी एक गिफ्ट आर्टिकल शॉप खोलनी है। वो मुझसे सलाह मशवरा करने आती थी, तो मैंने उनको आइडिया दी कि आप मेरी शॉप में पार्टनर क्यों नहीं बन जाती। फिर हम पार्टनर बन गए। फिर क्या सर? फिर बबलू ने नजमा का खून कर दिया। बीच की स्टोरी का सेंसर हो गई। मुझे क्या पता कि बबलू ने नजमा जी का खून क्यों किया। वो दरअसल सर 2 साल पहले हमारी दुकान लॉस में चल रही थी, तो मैंने और नजमा जी ने मिलकर पार्टनरशिप खत्म कर दी। प्यार? हाँ? प्यार से खत्म की थी पार्टनरशिप या नफरत से? बिजनेस पार्टनरशिप थी सर, उसमें प्यार और नफरत का तो सवाल ही नहीं आता ना सर। हाँ, बराबर। फिर मेरा बबलू के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा, और ना ही नजमा जी के साथ। लास्ट मैंने सुना था कि बबलू रिक्शा चलाता था। और नजमा जी, उनके बारे में लास्ट क्या सुना था?
पता नहीं सर, अब बबलू और नजमा जी के बीच में क्या माजरा था, मुझे कुछ पता नहीं है सर। आपको ये पता था कि नजमा जी क्रिकेट की बुकी है और ये बबलू उनके लिए कैश डिलीवरी का काम करता था? मुझे कैसे पता होगा सर, क्योंकि दुकान बंद होने के बाद तो मेरा उन दोनों से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। ये बबलू कहाँ है, कुछ आइडिया है? 2 साल पहले तक वो अपने माँ बाप के साथ रहता था, जिंगलोई नगर के पास। उसके बाद का तो मुझे पता नहीं। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है परवेज आलम, क्यों? सर अब मुझे जो पता था वो सब बता दिया। ठीक है, जाओ तो, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। जी, खुदा हाफिज। या तो ये झूठ बोल रहा है या तो आधा सच बता रहा है। 24 घंटे नजर रखना इस पर, ये जरूर इन्वॉल्व है। आपको ये पता था कि नजमा जी क्रिकेट की बुकी है, प्यार से खत्म हुई पार्टनरशिप या नफरत से? ये सिल्की कौन है? अरे यार, एक ही सवाल बार बार। चिल्ला क्यों रहे हो? बच्चों वाला घर है ये। सॉरी। ये सिल्की कौन है? लास्ट टाइम तुम्हें बता रहा हूँ, सिल्की मेरी पुरानी कस्टमर है। अच्छा, वो तुम्हारी कस्टमर है या तुम उसके कस्टमर हो? तुम मुझ पर शक करना कब बंद करोगी? जब तुम एक सीधी सादी और शरीफों वाली जिंदगी बसर करना शुरू करोगे। बैटिंग करना सीधा है, शरीफों वाला मामला है। तुमने मुझे भी इसमें घसीट लिया है और मुझे लेक्चर दे रही है। 1 मिनट, लेक्चर नहीं दे रही हूँ तुम्हें, फाइनल वार्निंग है। जब तक तुम यहाँ वहां मुंह मारना बंद नहीं करोगे, मेरे घर के दरवाजे बंद है तुम्हारे लिए। ऐसा क्या था जो परवेज छुपाने की कोशिश कर रहा था? क्या वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था? क्या वो बबलू को बचाने की कोशिश कर रहा था? या फिर इस हत्या के पीछे कोई तीसरा ही मकसद था जो अभी तक सामने नहीं आया था? कल की फ्लाइट है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें अम्मी जान। हाँ बेटा अब्दुल, जल्दी आ जाना। पुलिस से नज़मा की बॉडी लेनी है, उसे दफनाना है। फिर बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है बेटे। बिल्कुल अम्मी जान, मैं जल्द से जल्द पहुंचता हूँ। अच्छा, वो बच्चों से बात हो सकती है? मैं अदीबा से कहती हूँ तुम्हें फ़ोन कर ले, वो आलिया की देखभाल कर रही है। बच्चे को तेज बुखार है। ठीक है अम्मी जान, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। अल्लाह हाफिज। साहब, नजमा का जो पति था जिसके साथ उसका तलाक हुआ, उसका नाम है अब्दुल अजीम। वो फर्स्ट टाइम नजमा को वही अपने लचक बार में मिला था। उधर से ही उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। 1 साल प्यार मोहब्बत चली साहब। उसके बाद अब्दुल ने ही प्रपोज मार डाला। वो नजमा टॉप की डांसर थी, लेकिन सब छोड़ छाड़ के अब्दुल के साथ सेटल हो गई। 2 बच्चे भी हुए उनको। वो जो फ्लैट है जहाँ पे मर्डर हुआ, वो अब्दुल ने ही खरीदा था। सब मस्त चल रहा था उनका। फिर ये बुकी वाला मामला बीच में कहाँ से आ गया? उस लचक बार में नजमा के 56 दीवाने थे, उसमें से ही एक था अपने बोरीपाड़ा का बाप बुकी, सुभाष गुटका। वही नजमा को इस लाइन में एंट्री दिया। हेलो जी सुभाष जी, आदाब। इतने सालों बाद कैसे याद किया मुझे? और बाहर छोड़ दिया क्या नजमा? तू तो हमको भूल ही गई। अरे नहीं सुभाष जी, मैंने वो लाइन ही छोड़ दी है। बस शादी हो गई है मेरी, 2 बच्चे हैं, फुल सेटल्ड हूँ। खुश है ना तू? बहुत खुश हूँ।
बस सब मालिक की दुआ है। अगर चाहे तो और भी खुश हो सकती है। मैं कुछ समझी नहीं सुभाष जी। देख नजमा, तू तो जानती है इस लाइन का मैं पुराना खिलाड़ी हूँ और इस वक्त मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। चल एक काम करते हैं, 10 टके देता हूँ तेरे को। आप भी ना सुभाष जी, घूम फिर कर मैं ही मिली आपको। हाँ सॉरी, मैं नहीं कर सकती। अरे क्या नहीं कर सकती नजमा, देख मेरी बात सुन। अपनी लाइन में सबसे बड़ा बैट किस पे लगता है? भरोसे पे लगता है, और सबसे ज़्यादा भरोसा मुझे तुझ पे है। अरे सालों से जानता हूँ मैं तुझे नजमा। देख, बेस्ट ऑफर दे रहा हूँ, बिना सोचे ले ले। मैं समझती हूँ सुभाष जी, लेकिन रिस्क भी तो होता है इन सब चीज़ों में। अरे क्या रिस्क की बातें करती है नजमा तू? जिस लाइन को तू छोड़ के आई है ना, उसके सामने तो ये चिल्लर रिस्क है, चिल्लर। मैं आपको सोच के बताती हूँ। चल ठीक। ओके। साहब, इसने सुभाष गुटका के साथ हाथ मिला लिया और ये सोने की मुर्गी साबित हो गई। लक बोलो, जजमेंट बोलो, लेकिन छप्पर फाड़ के नोट बरसने लगे और ये नजमा बेटिंग क्वीन साबित हो गई। टोनी, ये क्वीन हो गई तो इसका किंग तो भड़क गया होगा। वैसे इन दोनों के बीच तलाक क्यों हुआ? साहब, उनके यहाँ एक नौकरानी काम करती थी, जिसको मैं कभी कभी फालूदा भी खिलाता हूँ। वो बोली मेरे को साहब कि बेटिंग को लेकर अब्दुल का फ्यूज उड़ जाता था। बेटिंग के धंधे में तो नजमा ने अच्छे खासे पैसे कमाए होंगे। अब्दुल चाहता था वो घर बैठे बच्चों पर ध्यान दे। वो बोलती थी मैं ध्यान दे रही हूँ, तू जल मत। ऐसे सब झगड़े होने लगे उनके बीच और फिर खचाक, तलाक। ये बबलू जो है, उसका और अब्दुल अजीम दोनों का कोई कनेक्शन? नहीं साहब, अभी तक तो ऐसा कुछ पता नहीं चला। आपको तो पता होगा, वो परवेज आलम के यहाँ काम करता था। और साहब, ये परवेज है ना, आपको गोली दे रहा है। वो तो उसकी शक्ल से ही मालूम पड़ रहा है। वैसे ये हमें गोली क्या दे रहा है? वो बोल रहा था ना, उनका पार्टनरशिप था ये वो। दरअसल उन दोनों का लव पार्टनरशिप था। पहले थोड़ा टाइम मस्ती मारा, साथ भी रहे, बाद में सुमड़ी में जाके निकाह भी कर ली और फिर इधर भी खचाक। साहब, ये परवेज एक नंबर का चमड़ी है। लड़कियों की लत थी इसको, और जब ये बात नजमा को पता चली, वो तो मतलब एटम बम हो गई। सर, सर मेरी बात सुनिए सर, मेरा किसी भी मर्डर से कोई वास्ता नहीं है सर। सच बोलने के सिवा तेरे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है परवेज आलम। बोल दे सच। अब पूरी बात बोलेगा या आधा मार डालू तुझे? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि बबलू वहां पर क्यों गया था और उसने नज़मा का मर्डर क्यों किया। मैं बताता हूँ, बबलू को किसी ने सुपारी दी होगी और वो पान वाला तू है। नहीं सर, मैं क्यों? सर मैं तो नज़मा से प्यार करता था सर। हाँ, इतना प्यार करते थे कि थोड़ा बहुत प्यार कॉल गर्ल्स में भी बांटते थे। मुझे उस आदत का पछतावा था। मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता था और इसीलिए एक अरसे से नज़मा के टच में था। उसे बार बार फोन कर यही कहता था कि सब कुछ भुला दो, एक चांस दे दो मुझे। उसने चांस नहीं दिया तो तुमने बबलू को चांस दे दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। वो सर, दरअसल मैं डर गया था कि कहीं आपका शक एकदम से मुझ पर नहीं चला जाए कि मैंने ऐसा क्यों किया। सर कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो नज़मा के साथ जिंदगी बिताना चाहता था। मैं उसकी जान क्यों लूंगा सर? एक परवेज। सर, एक लीड मिली है। सर मेरी बात। तू यही रहेगा और अगर घूम घाम कर हमारी शक की सुई तलवार बनी और तुम पर आके टिकी ना, परवेज आलम बुरे कटोगे। सर, इस कार्तिक यादव उर्फ बबलू का एक दोस्त है, शोभित रॉय नाम का। उसने बबलू के घर फोन किया था। कौन बोल रहा है? बाजी, हम शोभित बोल रहा है, शोभित रॉय, बाबलू का दोस्त। बाबलू है क्या? वो यहाँ नहीं है बेटा, हमें नहीं पता वो कहाँ है। अगर उसकी कोई खबर मिल जाए तो फौरन हमें बता देना। माँ जी, बाबलू आपको फ़ोन करेगा तो उसको बोलना हमको फ़ोन करने के लिए। ठीक। पुलिस को बता देते हैं कि शोभित रॉय का बबलू के लिए फ़ोन आया था। बबलू के पिता ने तुरंत फ़ोन किया मुझे। चलो, देर से सही दुरुस्त तो आए। काश हर क्रिमिनल के घर वाले ऐसा ही सोचते। इस शोभित रॉय का एड्रेस भी मिल गया सर।
यहीं है, रेलवे स्टेशन के पास। ये रॉय जरूर इस बबलू के बारे में जानता होगा, उठा कर लाओ उसे। शोभित रॉय, तुम्हारे दोस्त बबलू ने नजमा शेख का खून किया। ये आज का पेपर है और बराबर आज ही तुमने बबलू के घर पे फोन किया था ये जानने के लिए कि बबलू कहाँ है। और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि तुम बबलू के बारे में क्या जानते हो। सुनो सुनो, कुछ बोलने से पहले जो मैं बोल रहा हूं ना वो सुनो। ये बात मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। अगर तुमने मुझे ये कहा कि तुम बबलू के बारे में कुछ नहीं जानते तो उसे मैं झूठ समझूंगा, फिर तुम्हारा कीमा बनेगा। बावर्ची हो, कीमा समझते हो ना। फिर सच बोलने के लिए तुम मुझसे भीख मांगोगे और मैं भीख दूंगा नहीं, क्योंकि तब तक मुझे सच कहीं और से पता चल ही जाए, फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं रहोगे। कीमा बासी हो जाएगा और कीमा जब बासी होता है तो उसे कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। इसलिए जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना, समझे? बोलो। सर, हमको नहीं मालूम था कि बाबलू मर्डर का प्लान बनाएगा सर। लेकिन सर। सच, रॉय सिर्फ सच बोलना। लेकिन सर, हमको उसका दूसरा प्लान के बारे में मालूम था सर। क्या था उसका दूसरा प्लान? दूसरा प्लान क्या था? ये दूसरा प्लान, और क्या इस प्लान में परवेज और अब्दुल आजिम शामिल थे? क्या इस प्लान में नजमा शेख भी शामिल थी? कार्तिक यादव उर्फ बबलू के इस दूसरे प्लान ने इन्वेस्टिगेशन का दूसरा मोर्चा खोला। सर, मेरा दोस्त बाबलू परवेज भाई का चेला था। मजा आ गया उस दिन, है ना? कैसा मुन्ना? परवेज सेठ, कुछ पसंद आया? ब्रह्मा, सेठ को लेकर जाओ। अरे हाँ नूरी भाई, मेरे बबलू को भूखा मत रखना। छोटे साहब, कोई खास फरमाइश? मुस्कान, सेठ को लेकर जाओ। सर, परवेज भाई हर दूसरा दिन बाबलू को वहाँ ले जाता था। परवेज उसका मालिक था या नजमा उसकी मालकिन थी? सर, तनख्वाह तो परवेज भाई देता था, लेकिन परवेज भाई जब बोलता तो बाबलू नाजमा मैडम का भी काम करता था। जब परवेज भाई और नाजमा मैडम अलग अलग हुआ तो बाबलू को किसी ने काम पे नहीं रखा सर। वो एकदम अकेला हो गया। वो अपना बाबा के साथ ऑटो चलाने लगा। चल अब ये बता, बबलू ने नजमा का खून क्यों किया? सर माहिर दिब्बी सर, हमको नहीं मालूम सर। सोचती क्या बबलू और नजमा के बीच कुछ चक्कर था? सर, बाबलू कभी कुछ ऐसा बोला नहीं, लेकिन उसका लव हो गया था सुहाना से। ये सुहाना कौन है? सर, बाबलू अब बिना परवेज भाई के भी कोठा पे जाने लगा था। उसको लत लग गया था और ये लड़की सुहाना वहाँ नया नया आया था। वहीं बाबलू को उससे लाभ हो गया सर। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती। मैं किसी के साथ नहीं भाग सकती। सुहाना, मैं तुझसे शादी करूंगा, हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। ना, ये लोग मुझे ढूंढ लेंगे, मार डालेंगे मुझे। देखो, वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। ढूंढ लेंगे। मैं यहाँ की नहीं हूँ, बांग्लादेश से हूँ। बांग्लादेश? तो तुम यहाँ कैसे आ गई? उधर एजेंट बोला कि यहाँ पे बम्बई में नौकरी देगा, कि यहाँ पे लेके आया और उन नूरी दीदी के पास भेज दिया।
मैं पागल ना कि बांग्लादेश बॉर्डर पार करना बहुत खतरनाक है। मैं तो सुहाना को उसके गांव वापस लेकर जाऊंगा, और उतना ही नहीं, उसके साथ शादी करके वहीं बस जाऊंगा। अब बोल क्या करना होगा? अबे खा, हम देखता क्या कर सकता है, कुछ ना कुछ इंतजाम कर देगा हम। भाई एक बार बंगाली में आई लव यू बोल के दिखाओ ना। अब बोलो, क्यों बुलाया इतनी जल्दी जल्दी? सुहाना, तुम घर जा रही हो बांग्लादेश। बांग्लादेश? वो मेरा दोस्त रॉय, वो बंगाली है कोलकाता का। वो उन लोगों को जानता है जो हमें बॉर्डर पार कराएंगे, तुझे और मुझे। तुम भी? हाँ, तुमसे शादी करके तुम्हारे घर में मैं घर जमाई बन जाऊंगा। मैंने रॉय से बांग्ला सीखना भी शुरू कर दिया है। वो क्या आमी तुम्हारे बालों काशी। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? बाबा, आमी तुम्हाके भालोबाशी। अरे वही तो बोला ना मैंने। देखो, आमी तुम्हाके भालो काशी। क्या हुआ? क्या हुआ सुहाना? ए सुहाना, हमारे साथ एक और जाएगी, मुस्कान दीदी। मुस्कान? वो क्यों जाएगी हमारे साथ? हाँ, वो इस कोटे के बाहर हम कदम भी नहीं रख सकते। मदद करेगी वो हमारी। वो क्यों मदद करेगी? क्या लगती है वो तुम्हारी? उसको भी मेरी तरफ फंसा के लेके आए हैं 2 साल पहले। भरोसा करती हो तुम उस पे? हाँ, वो एक ही है इस कोठे में जिस पे हम भरोसा करते हैं। मुझ पर? बिल्कुल नहीं। सर, हम लोग का मदद किया सर। बाबलू, सुहाना और मुस्कान को बांग्लादेश भेजा। कैसे? सर, कोलकाता में बहुत सारे एजेंट लोग हैं। वो लोग पैसा लेके आदमी को भेजता है, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। ये ले, कोलकाता पहुँचते ही इस आदमी को फ़ोन करना, इसको मेरा नाम बोलना, ठीक तो? और ये बांग्लादेश तक तुम्हारे साथ जाएगा, ठीक है? कोई गड़बड़ नहीं होगा, डरने वाला कोई बात नहीं है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। हाँ सुन, हमको फ़ोन करते रहना, हर जगह से फ़ोन करना, ठीक है? चलो हम निकलता, नहीं तो लेट हो जाएगा। शुक्रिया भाई। हाँ चलो। सर, बाबलू, सुहाना और मुस्कान एकदम अच्छा से बांग्लादेश पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। लेकिन अचानक 4 दिन बाद बाबलू रिटर्न आया। अबे हो गया, हाँ हो गया तेरा आमी तुम्हारे भालोबासी। अबे साला, वो तुमको लात मार के निकाला कि तुम भाग के आया? दोनों गलत। हमारी शादी हो रही है। तुम लोग SMS पे शादी करेगा और WhatsApp पे स्वागत मनाएगा, और साला बच्चा कैसे ईमेल पे पैदा करेगा? अरे बाबलू, साला बहुत मेहनत किया रे हम तुमको उधर भेजने में, बहुत खर्चा हुआ। मुझे और पैसा चाहिए, उधर घर बसाने के लिए पैसा चाहिए मुझे। अरे उधर बसना था तो उधर ही कमाता ना भाई, इधर वापस क्यों आया? 3 दिन में पैसों का इंतजाम हो जाएगा। बस तेरा वो आदमी है ना, उसे बोल दे कि मुझे सोमवार तक बांग्लादेश वापस ले जाना। देख, पूरे पैसे मैं दे दूंगा, पूरे पैसे मैं दे दूंगा, बस उसे फोन करके बोल दे। भाई
वो मेरा ससुर नहीं लगता है। अबे मेरा तो शादी भी नहीं हुआ है। लेकिन मेरा तो हो रहा है ना भाई शादी। कर देना भाई। बस लास्ट बार एक हेल्प कर दे। सर बाबलू हमको बोला था कि 3 दिन में दूसरा दोस्तों से पैसा जमा करेगा और हमको फ़ोन करेगा। सर उसका फ़ोन नहीं आया, तब हम उसका घर पे फ़ोन किया सर मायर दिब्बी सर, हमको नहीं मालूम था कि वो साला नजमा मैडम का खून का प्लान बनाएगा। सर ये खबर सर हम अभी देखा सर हम सच बोलते हैं सर। इस वक्त बबलू कहाँ है? सर हमको नहीं मालूम सर, हम खुद उसका फ़ोन ट्राई कर रहा है, साला स्विच ऑफ बता रहा है। मुझे लगता है बबलू के अकेले का काम है। सर बबलू 3 दिन में अपने दोस्तों से पैसा इकट्ठा करने वाला था, उसको नहीं मिला तो वो नजमा के पास गया। अपटे, इस बबलू को जल्द से जल्द अरेस्ट करना होगा। एक बार बॉर्डर क्रॉस कर गया फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सर अब इस मर्डर केस के लगभग सभी पहलू सामने आ चुके थे। बबलू बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर जाता है तो उसे ढूंढना, पकड़ना और वापस इंडिया लेकर आना बहुत ही मुश्किल और पेचीदा मामला बन जाएगा। पुलिस को यह केस तुरंत क्लोज करना था। अब पुलिस वक्त के साथ रेस में लग गई। सर कल मुंबई से कोलकाता के लिए 4 ट्रेन रवाना हुई। एक है मुंबई CST हावड़ा मेल वाया नागपुर, जो रात को 8:35 पर CST से निकली, और दूसरी है समरसता एक्सप्रेस, ये भी रात को 8:35 पर LTT से निकली। एक गीतांजलि है CST से। जी हाँ सर, और एक है शालीमार एक्सप्रेस, जो रात को 10 बजे निकली LTT से। ये सभी ट्रेन रात की है। बबलू ने कल दोपहर को खून किया, मतलब वो इन 4 में से किसी एक ट्रेन में जरूर होगा। सर मुंबई से कोलकाता बाई रोड बहुत लंबा पड़ता है, और बाई एयर भी रिस्की होगा, क्योंकि बबलू ने इतने जेवर और कैश जो चुराया है। इन सभी ट्रेन को हावड़ा पहुंचने के लिए कम से कम 30 घंटे लगते हैं। बबलू ने कल दोपहर को खून किया, और इनमें से किसी एक ट्रेन में अगर वो चढ़ा है तो कल सुबह के पहले वो नहीं पहुंच सकता, लेकिन हम पहुंच सकते हैं। सर अगले 2 घंटे में मुंबई से कोलकाता के लिए कई फ्लाइट्स हैं। टिकट बुक कर दो। कोलकाता पुलिस, हावड़ा रेलवे पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दो। फोटोग्राफ भेज दो, केस पेपर मेल या फैक्स कर दो तुरंत। जी सर। हेलो, मैं बबलू बोल रहा हूँ। बाबलू कोलकाता पहुंच गया? नहीं अभी तक नहीं, ट्रेन कुछ घंटा लेट है। मैं थोड़ी देर में बॉर्डर के पास पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद तुम्हारे पास। जल्दी आओ बाबलू, जब से तुम गया है कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं आ जाऊंगा ना तब अच्छा लगेगा। देखो सब इंतजाम हो गया, हम आराम से शादी करेंगे और उसके बाद छोटा सा घर खरीदेंगे। मैं वहाँ कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। अरे बाबा पहले आ तो जाओ, हमके भय लगता से। एक दिन और सुहाना, इस दिन के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा है। अच्छा बुरा जो भी हो गया, अब सब सही होगा। चलो ट्रेन निकल रही है, रख रहा हूं। पुलिस का अनुमान बिल्कुल सही निकला था। बबलू वाकई ट्रेन में ही था और अगले दिन हावड़ा स्टेशन पहुंचने वाला था। लेकिन उन 4 ट्रेन में से बबलू कौन सी ट्रेन पर है ये कैसे पता चलता? पुलिस कहां उसके लिए घात लगाकर बैठती? लेकिन एक बात पुलिस जानती थी कि अगर बबलू हावड़ा स्टेशन के बाहर निकल गया तो उसके बाद उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और शायद नामुमकिन भी। सब लोग स्प्रेड हो जाओ। যাত্রীগণ কৃপা ধ্যান দিন, মুম্বাই থেকে আসছে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস এই মুহূর্তে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 3-এ আসবে।
এই মুহূর্তে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 3-এ আসবে। नहीं मिला सर। अब तक 3 ट्रेन अब तक आ चुकी है, बस एक आखिरी ट्रेन बाकी है। शालीमार एक्सप्रेस सर, आधे घंटे में अराइवल है। ट्रेन में ये बबलू मिला तो मिला। मिलेगा सर, वेट करते हैं। चलो। যাত্রীগণ কৃপা ধ্যান দিন, মুম্বাই থেকে আসছে শালিমার এক্সপ্রেস এই মুহূর্তে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 3-এ আসবে। बबलू बॉर्डर क्रॉस करेगा? अरे साहब, तेरा खेल खत्म, चल। मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे हाँ, ये मम्मा की ज्वेलरी है। थैंक यू बेटा। अब सब लोग बाहर रुकिए, मैं बुलाता हूँ। जी। सर, ड्रामा कर रहा है, कह रहा है कि उसने नजमा शेख को नहीं मारा। इस बबलू को याद दिलाना पड़ेगा कि 4 अगस्त को उसने क्या क्या किया था। चलो। सब सच सच बताता हूँ साहब। सच ही बोलना, सच ही बोलना। मुझे सच सुनने की आदत है, लत है, समझा? चल बोल। साहब, मैंने सुहाना को बांग्लादेश छोड़ा। वहां जाकर पता चला काम मिलना इतना आसान नहीं होगा और घर बसाने के लिए और पैसा चाहिए, इसलिए मैं वापस मुंबई आया पैसों का इंतजाम करने। ये सब पता है मुझे, ऐसा कुछ बता जो मुझे पता नहीं है। मैं जब मुंबई वापस आया तब मैंने अपने बाप से पैसे मांगे तो उन्होंने नहीं दिए साहब। फिर मैंने सोचा मैं 3 दिन दिन रात ऑटो चलाऊंगा, लेकिन उससे भी क्या मिलता साहब? उम्र कैद या फांसी तो नहीं मिलती। आगे बोल। मैंने नजमा मैम के लिए लाख लाख रुपए यहाँ वहां किया। मैंने कभी पैसे नहीं लिए साहब। मैंने हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया, लेकिन जब मैंने उनसे पैसे मांगे उसने मना कर दिया। तूने उसका खून कर दिया? बस हो गया साहब, वो गलती से हो गया। हो गया? किससे किया खून? छुरे से। अचानक से मर्डर हो गया? जी साहब, बस हो गया साहब। मतलब छुरा नजमा के हाथ में होगा, उसने अचानक से तुम्हारे हाथ में देकर बोला होगा, ले भाई बबलू, अचानक से मुझे मार डाल। छुरा कहाँ था? मेरी जेब में साहब। तुम्हारी जेब में छुरा किसने डाला बबलू? मैंने ही डाला था। छुरा कहाँ से मिला? वो मेरा दोस्त रॉय है, वो बावर्ची है, उसके यहाँ से चुरा लिया साहब।
चुरा लिया, जेब में डाला और नजमा के फ्लैट पे चला गया तू। हाथ निकाल, हाथ निकाल। पूरी प्लानिंग के साथ तो नजमा के फ्लैट पर गया था। तेरा पहले से ही इरादा था उसे मार डालने का। छुरा सिर्फ डराने के लिए लेके गया था साहब, सच्ची में। बबलू, क्या बात है, क्या हुआ? मैडम, मुझे आपसे थोड़ा काम था। हाँ बोलो। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। बबलू, आई एम सॉरी, मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। मैडम, सिर्फ 75,000 चाहिए। मैं थोड़े थोड़े करके 1 साल में लौटा दूंगा आपको। मुझे शादी करनी है। तो मैं क्या करूं? तुम्हें पैसे चाहिए तो अपने मालिक परवेज से लो, मुझे परेशान मत करो। वो नहीं देंगे और उनसे मांगने का कोई फायदा नहीं है। मैडम, मुझे जल्दी पैसे चाहिए, आज के आज, अब भी कि अब भी। तुम पागल हो गया हो? मैडम, मैडम मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे पैसे चाहिए। क्या कर रहे हो बबलू? बबलू, मैडम देखिए, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। मैं आपको कब से पैसे मांग रहा हूँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? तुम्हारी नजमा मैडम चाबियां कहाँ रखती थी ये तुम्हें पहले से ही मालूम था? हाँ साहब, मालूम था। मैंने पहले कई बार देखा था साहब, जब मैं डिलीवरी लेने आता जाता था ना। मम्मी ने फिर से नील पॉलिश गिरा दिया ना अपना। दरवाजा खोलो दीपा, वरना तोड़ दूंगा दरवाजा। खोल। वो बच्ची, वो बहादुर बच्ची, अगर अपने आप को बचा नहीं लेती तो तू उसे भी मार डालता ना, अचानक से काट डालता ना उसे भी। और वो दूसरी बच्ची, उसे भी मार डालता ना। छुरा कहाँ है? अब वो स्टेशन के पास एक कचरे का डिब्बा है, उसमें फेंक दिया। और अब तुझे फेंक देंगे जिंदगी के कचरे के डिब्बे में, जहां तू सड़ेगा, गलेगा और खत्म हो जाएगा इन सलाखों के पीछे। अदीबा, आपकी मम्मी के साथ जो कुछ भी हुआ, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर आपने बहुत ही समझदारी का काम दिखाया, जिसके लिए हमें आप पर फक्र है, नाज है। आपने ना सिर्फ अपनी छोटी बहन को नीचे भेजा, बल्कि अपने आप को कमरे में बंद करके आपके पापा को इन्फॉर्म किया। ये बहुत ही समझदारी और बहादुरी का काम था। यू आर अ ब्रेव गर्ल अदीबा। थैंक यू अंकल। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर दुबई जा रहा हूँ इंस्पेक्टर। यहाँ पर ये अपनी मम्मा को मिस करेंगे। इन्हें इन खौफनाक यादों से बहुत दूर लेकर जाना है। शायद वक्त आपकी मदद करे। ऑल द बेस्ट मिस्टर आसिम। थैंक यू इंस्पेक्टर। कार्तिक यादव उर्फ बबलू के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए
और धारा 397 के तहत डकैती के चार्जेस लगाए गए। बबलू ने पुलिस को बताया कि उसने कत्ल और डकैती के बाद एक नई शर्ट खरीदी थी और खून के दाग वाली शर्ट को उसने मर्डर वेपन के साथ कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। नजमा के घर से बबलू ने जो कैश और ज्वेलरी चुराई थी, उसके अलावा बबलू ने अपने एक दोस्त से लोन भी लिया था ताकि वो सरहद पार करके भाग सके। बार बार लगातार मुजरिम इतनी बेवकूफी क्यों दिखाते हैं? क्यों सोचते हैं कि जुर्म शर्ट उतारने और फेंकने जितना आसान है? इस केस ने एक बार फिर से यह स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है कि क्राइम नेवर पेज, और यह भी साबित कर दिया है कि कोई भी खून से बनी हुई ईंट से अपनी मोहब्बत का ताजमहल नहीं खड़ा कर सकता। बबलू सुहाना को फ्लैश स्टेट से रिहा कराना चाहता था, लेकिन अब वो खुद अपने जमीर और अपनी करतूतों का कैदी बन गया है। बबलू ये ताजमहल बनाने के लिए बांग्लादेश से लौटा था और अब वो अपनी सुहाना के पास वापस बांग्लादेश कभी नहीं लौट पाएगा। 13 साल की बच्ची अदीबा शेख ने अद्भुत बहादुरी और समझदारी का प्रदर्शन किया। एक बार फिर से साबित हुआ कि सतर्क रहने से जुर्म होते वक्त भी उसकी इंटेंसिटी उसके नुकसान को कमजोर किया जा सकता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।